नेक्स्ट है हमारा कमर्शियल एग्रीकल्चर। कमर्शियल एग्रीकल्चर में क्या होता है, क्रॉप्स आर कल्टिवेटेड, लाइफ स्टॉक्स आर रियर्ड, पशु पाले जाते हैं, खेती की जाती है एज अ कमोडिटी, मतलब एक चीज़ जो बाज़ार में बेचने के काम आए, पैसा कमाने के लिए, मार्केट में सेल करने के लिए। इन दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर फार्म्स जो है वो लार्ज साइज होते हैं विद एक्सटेंसिव फार्मिंग। एक्सटेंसिव मतलब खेती ज़्यादा, लोग कम, और लोग किससे काम करते हैं, मशीनों से, मशीन्स यूज़ करके। इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होती है, क्यों, क्योंकि साइंटिफिक तरीके यूज़ करने हैं और इम्प्लीमेंट भी मशीन्स यूज़ करनी है, ट्रैक्टर, थ्रेशर, विनोवर, ये सब होते हैं ना, हार्वेस्टर्स, आपने जो पढ़ा है 8th में क्रॉप प्रोडक्शन चैप्टर में, तो इसलिए यहाँ पे पैसा ज़्यादा लगता है। और वर्किंग टेक्निक फार्मर की। कमर्शियल फार्मिंग कितनी तरह की होती है, कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग एंड प्लांटेशन एग्रीकल्चर। कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, ग्रेन फार्मिंग जो है वो क्या है, ग्रेन क्या होता है आपका, दाने, गेहूँ, चावल, मेज़, मिलट्स, ये सब। कमर्शियल फार्मिंग, ग्रेन्स आर एक्सटेंसिवली गोन फ्रॉम कमर्शियल पर्पस। गेहूँ मोस्टली बहुत ज़्यादा उगाई जाती है। एक और मज़ेदार बात है 10th में जो होता है, देखिए जो वीट की खेती है वो USA के लिए तो कमर्शियल फार्मिंग है, क्योंकि वो इसे बेसिकली बेचने के लिए उगाते हैं। लेकिन इंडिया में बहुत सारे फार्मर्स के लिए, या ऑन एन एवरेज में कहूँ, इंडिया भी बेचता है, कमर्शियल करता है, लेकिन इतने लार्ज स्केल पे नहीं है। लेकिन बहुत सारे किसान इंडिया में उसे सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर कहते हैं। या अगर आप इंडिया लो, अगर वो बिहार का फार्मर है तो उसके लिए वीट अगर वो उगा रहा है तो वो सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर है, लेकिन अगर वो पंजाब का है तो उसके लिए वो कमर्शियल है। तो सेम क्रॉप सब्सिस्टेंस में भी आ सकती है और कमर्शियल में भी, वो डिपेंड कर रहा है कि किस पर्पस के लिए उगाई जा रही है। तो वो लार्ज स्केल पे होती है और बेचने के लिए होती है। अब दीज फार्म्स आर जनरली फाउंड इन एरिया लो पॉपुलेशन डेंसिटी। अब जहाँ लोग कम रहते हैं तो वहाँ खेती के लिए ज़मीन ज़्यादा होगी, तो एक्सटेंसिवली यूज़ होगा ना, तो ये साइंटिफिकली मैनेज मॉडर्न फार्म्स होते हैं। एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर जो है वो इन फार्म्स में होती है मशीन्स की सहायता से। देखो ये सारे नाम आ गए, और फिर बहुत कम लोग होते हैं और फार्म बड़ा होता है, काम करने वाले ज़्यादा हैं, कम है, एरिया जो है लैंड का वो ज़्यादा है, दैट इज़ एक्सटेंसिव। काम करने वाले ज़्यादा है, एरिया लैंड का कम है, दैट इज़ इंटेंसिव। बहुत सारे एरियाज़ हैं जहाँ कमर्शियल होता है, ये नाम दिए हुए हैं आपको, ठीक है। इंडिया में देख लो, पूरा इंडिया नहीं लिखा उसने, क्या लिखा है, पंजाब और हरियाणा, इसी के किसान बेचते हैं। मिक्स्ड फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग में क्या है, क्रॉप्स आर ग्रोन्स एंड एनिमल्स आर रियर्ड, खेती भी की जाती है और एनिमल्स भी पाले जाते हैं, जो मैं शुरू में ही बता चुकी चैप्टर के बिगनिंग में। एक और तुम्हें बताती हूँ कैसे आजकल ये ज़्यादा यूज़ हो रहा है। क्या आपको पता है कि जो चावल की खेती जो होती है, पैडी, उसको स्टैंडिंग वाटर चाहिए होता है, रुके हुए पानी में होती है ना। हम ट्रांसप्लांटेशन करते हैं, सीडलिंग्स को दूसरी जगह खड़े हुए पानी में ट्रांसफ़र करते हैं, वहीं पे ही चावल की खेती होगी, वहीं पे किसान मछलियाँ भी पाल सकता है, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा है, तो वो दोनों काम हो जाएंगे ना उसके, मछली बेच के भी पैसा कमाएगा और खेती भी हो रही है। कैटल रियरिंग, मीट, मिल्क जो है वो इम्पॉर्टेंट है मिक्स्ड फार्मिंग में। ये कहाँ कहाँ होती है, ये आपको जगह के नाम दे रखे हैं। फार्मिंग जो होती है वो एडवांस और मॉडर्न टेक्निक से होती है। फार्म्स जो होते हैं मॉडरेट साइज़ के होते हैं, मतलब ना ज़्यादा बड़े ना ज़्यादा छोटे, और इंटेंसिव फार्मिंग भी होती है, यानी लोग ज़्यादा होते हैं काम करने वाले। हाई यील्ड क्रॉप जो है वो कैसे होती है, इम्प्रूव्ड सीड, यानी यहाँ पे साइंटिफिक मेथड यूज़ करते हैं, मतलब ये कॉम्बिनेशन है सब्सिस्टेंस का और मॉडर्न का, पुराना और नया, लोग भी ज़्यादा और साइंटिफिक मेथड भी ज़्यादा। प्रैक्टिस जो होती है क्रॉप रोटेशन की वो भी यहाँ पे यूज़ होती है। अब फार्मर्स कौन कौन सी खेती करते हैं, मेज़, बार्ले, वीट की, विद द रूट क्रॉप्स जैसे टर्निप और पोटैटो भी उगाते हैं। लेग्यूम्स मतलब बीन्स और पीस, पल्सेस भी उगती हैं, और फॉडर क्रॉप भी उगाते हैं। फॉडर ये नाम है, यानी चारा, अपने पशुओं के लिए स्पेशल वो इस चारे की खेती भी करते हैं। नेक्स्ट प्लांटेशन एग्रीकल्चर। देखिए प्लांटेशन एग्रीकल्चर जो है ना, ये आपका है चाय और कॉफ़ी का, जिसे हम हिंदी में कहते हैं बगान। खेत बहुत बड़े होते हैं और यहाँ पे कुछ सब्सिस्टेंस के लिए नहीं होता, जो यहाँ उगती है ना क्रॉप्स, उसको किसान घर में यूज़ कर ही नहीं सकता। कितनी चाय घर में यूज़ करेगा, वो बाहर बेचने के लिए ही
होती है। ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में ये होती है। और ये क्या किसने इंट्रोड्यूस की थी? यूरोपियन ने। चाय उगाना श्रीलंका इंडिया कौन लाए थे? यूरोपियंस ही, जब उन्होंने इन कंट्री अपनी गुलाम बनाया था तब। दिस इज़ कम्प्लीटली कमर्शियल। देख लो, कम्प्लीटली कमर्शियल, बेचने के पर्पज़ से। इस मेथड में एक क्रॉप जो है सिर्फ एक ही उगाई जाती है लार्ज उस पर। हाँ, एक खेत पे सिर्फ एक ही तरह की खेती होती है, एक ही फसल की होती है। ये है प्लांटेशन। अब इसमें लार्ज एस्टेट्स, इंडस्ट्रियल यूनिट्स होती हैं ऑन साइंटिफिक लाइंस, बहुत बड़े बड़े जगह खेत। ह्यूज अमाउंट, पैसा भी बहुत ज़्यादा चाहिए होता है इनके लिए, क्योंकि लेबर ज़्यादा चाहिए, स्किल्ड और चीप, यानी लेबर को काम करना भी आता हो और वो सस्ती भी हो। ओके, और लेबर जो है वो बाहर से भी कभी कभी मंगाई जाती है। मॉडर्न मशीनरी और फर्टिलाइजर्स भी यूज़ किए जाते हैं। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अच्छे से चाहिए। क्यों? क्योंकि जो खेती हो रही है वो बाहर बेचने के लिए ही हो रही है ना, तो बेचने के लिए तो भैया कैसे जाएगा? ट्रांसपोर्टेशन से ही जाएगा ना, ट्रक्स से, रेलवे से। तो वो एक्सटेंसिव नेटवर्क होना चाहिए उनका। टी, शुगर, रबड़, ये सारी हैं जो इसमें उगती हैं। ओके, अब जो बेचा जाता है इनका, कभी कभी एक कंट्री में बेचा जाता है और कभी कभी कंट्री से बाहर भी। नेशनल भी होता है और इंटरनेशनल ट्रेड भी होता है। नेक्स्ट है आपकी ऑर्गेनिक फार्मिंग। देखिए ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है। ऑर्गेनिक फार्मिंग आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। इसमें कोई भी केमिकल्स, ना पेस्टिसाइड्स, ना फर्टिलाइज़र, ना हर्बिसाइड्स, कुछ भी केमिकल यूज़ नहीं होंगे, सब नेचुरल मेथड। क्यों? क्योंकि ये जो फर्टिलाइज़र्स हैं ये वाटर बॉडीज़ को पोल्यूट कर रहे हैं, सॉइल पोल्यूशन कर रहे हैं, है ना। अब जब ये हमारे अंदर एंटर करते हैं तो ये कैंसर के कारण बनते हैं। तो इसलिए ऑर्गेनिक खेती पे बहुत ध्यान दिया जा रहा है। ये रहा लेटेस्ट रिसर्च शो डैट मॉडर्न फार्मिंग मेथड में हार्मफुल केमिकल यूज़ होते हैं, जेनेटिक मॉडिफिकेशन होती है यील्ड, पैदावार को बढ़ाने के लिए। लेकिन इसी से बचने के लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रमोट की गई है कि इसके खतरनाक असर को कम किया जाए या ख़त्म कर दिया जाए। जो न्यू फार्म्स बनाए जाते हैं ट्रेडिशनल नॉलेज पर, क्रॉप जो हैं यू फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स के बिना उगाई जाती है। क्रॉप्स नॉट जेनेटिकली मॉडिफाई नहीं होती, और जो इंडिजीनियस जो पहले से ही किसान यूज़ कर रहे हैं ना, जो जिस कंट्री में पाई जाती है पहले जैसी, वही यूज़ होती है। ठीक है, न्यूट्रिशियस होते हैं और कोई हेल्थ नहीं होती। अब क्वेश्चन है ये यूज़ कैसे करते हैं, है ना। अब देखो जैसे पेस्टिसाइड है, पेस्टिसाइड क्या है? पेस्ट कर उसको डैमेज कर देते हैं ना हमारी। तो इसमें आपका क्या होगा कि पेस्ट को पेस्टिसाइड ना डाल के ऐसा बर्ड या ऐसा एनिमल छोड़ देंगे जो उस पेस्ट को तो खा जाएगा और हमारे फसल को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अब फर्टिलाइज़र की जगह आप मैन्यूर यूज़ कर सकते हो, क्रॉप रोटेशन मेथड यूज़ कर सकते हो। जैसे नाइट्रोजन की कमी है तो अब लेग्यूमिनस प्लांट्स बो दो, पल्सेस वगैरह, वो मिट्टी में नाइट्रोजन वापस कर देंगे ना। ये सारा आपका इशू रिलेटेड है साइंस से, क्रॉप प्रोडक्शन में आप सारा पढ़ चुके हो वहाँ से। नेक्स्ट है आपकी डेयरी फार्मिंग। डेयरी फार्मिंग क्या है? नाम ही पता चल रहा है, दूध से रिलेटेड प्रोडक्ट। तो कैटल्स जो है उनको पाला जाता है मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स के लिए, ताकि वो अर्बन एरियाज़ में मिल्क की डिमांड को पूरा कर सके। मिल्क, कर्ड, पनीर, अमूल एक ब्रांड है ना, तो ऐसे बेचना। द फार्म्स वेल इक्विप्ड विद मॉडर्न मशीनरी, मतलब साइंटिफिक तरीके से होती है वहाँ पे एनिमल्स की रियरिंग, जिसे हम साइंटिफिक एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं, साइंटिफिक अप्रोच के साथ। द मशीन्स आर वाइडली, मशीन्स यूज़ होती हैं मिल्क निकालने के लिए, कैटल्स को क्लीन करने के लिए, फीड करने के लिए। इसमें बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए होता है और ये कंट्रीज़ के नाम है। अब आ गया नेक्स्ट आपका कोऑपरेटिव फार्मिंग। ये अलग तरह की और फार्मिंग हो गई जो लेसन में आपने पढ़ा है। कोऑपरेटिव फार्मिंग न्यू है आजकल। द मोड ऑफ ऑपरेशन सिंपल है। फार्मर्स टेक लोन फ्रॉम कोऑपरेटिव बैंक एंड इन्वेस्ट द अमाउंट इन फार्मिंग। Land is tilled collectively by the farmers. Maximum utilization of modern machinery is done. This increases agriculture production and help raise land standard of living. Products are directly launched in the market. They are made available through cooperative shops or retail outlets. Cooperative farming इन जगह होती है। अब क्या है cooperative farming? इसने तो बता दिया, लोन लेते हैं, ये करते हैं। आप इसे ऐसे समझो, हम 4-5 फार्मर्स हैं,
हमारे पास छोटे छोटे लैंड के टुकड़े हैं, ठीक है। 4-5 हम लोग फार्मर्स आ गए, छोटे छोटे हमारे लैंड के टुकड़े हो गए, हम सब इकट्ठे हो गए फार्मर्स, और हमने सबने सारों ने अपनी लैंड बढ़ा ली। तो कितना हो गया, हम लोग लैंड बड़ी हो गई। अब वहाँ पे खेती करनी है, हमें अच्छी सीड्स लेनी है, अच्छे फर्टिलाइज़र्स लेने हैं, तो हमें लोन पैसा लेना पड़ेगा। तो हम पाँचों ही मिल के बैंक से लोन ले लेंगे और हम वो खेती करेंगे और फिर उस खेती को हम मार्केट में बेचेंगे। तो यानी एक फार्मर जो नहीं कर सकता, सारे मिल के ये काम कर सकते हैं। लैंड का टुकड़ा भी बड़ा हो गया, खेती भी अच्छे से होगी और सबको फ़ायदा होगा। तो ये आपकी कोऑपरेटिव फार्मिंग है, ठीक है। बैंक से लिया, फार्मिंग में इन्वेस्ट किया, इकट्ठे उन्होंने टिल्ट किया, मतलब हल चलाया, इकट्ठे बोआ। अब मॉडर्न मशीनरी का भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि बैंक से पैसा आ गया, तो हम मॉडर्न मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, ऐसे सबका फ़ायदा ज़्यादा हो जाएगा।